ओवरऑल ऑर्डर है। ओवरऑल ऑर्डर का मतलब ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स में डायरेक्ट आएगा। तो इतना हम याद रखेंगे क्या? नहीं। तो हमें ज्यादातर कितना से काम हो जाएगा? तो ज्यादातर आपको यहां से काम स्टार्ट हो। इतना से ही आपको ज्यादा काम हो जाते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद करना होगा, आप याद कर लीजिए। रिमेंबर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। एक कार्बोकटायन ये है, ये आपके लिए है। बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सोच कर बताइए। एक दो छोड़कर बाकी सभी लोगों ने ए आंसर दिया है। ठीक है, देखा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है। आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस यहाँ है, लेकिन ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसके बगल में sp3 कार्बन, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन होगा लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, और हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रेजोनेंस होता है। तो ज्यादा स्टेबल आपको कौन हो जाएगा? 1। ठीक है, इसमें बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? चलिए इसमें चेक किया जाए ज्यादा स्टेबल कौन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका रेजोनेंस यहाँ आ सकता है। ये दोनों, ये रिंग और ये sp2 कार्बन, ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर सकते हैं। वैसे केस में इसका ऑर्बिटल p ऑर्बिटल
और इसका p ऑर्बिटल पैरेलल होगा और रेजोनेंस पॉसिबल होगा। इस केस में देख सकते हैं कि इन ग्रुप की वजह से ये आपको ऐसे आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन होगा ये इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं करेगा। यानी ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा? पहला वाला। रीजन क्या है? क्योंकि दूसरे में SIR है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस है, इसलिए दूसरा आपको कम स्टेबल होगा। इसमें बताइए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इस बार ज्यादातर लोगों ने आंसर बी दिया या सेकंड दिया। ठीक है, ज्यादातर लोग का यही आंसर। ठीक है, ऐसा आपने इसलिए जवाब दिया क्योंकि आप इंडक्टिव इफेक्ट को सोचे, आपने यहाँ पर क्या है कि हाइपर कंजुगेशन यहाँ भी होगा, से ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, और हाइपर कंजुगेशन यहाँ भी होगा, और इससे भी ये स्टेबलाइज्ड होगा। सवाल ये उठता है कि एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन दोनों में कहाँ ज्यादा होगा? तो 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है और 9 ड्यूटेरियम आपको यहाँ भी है, नंबर में बराबर है। लेकिन कौन ज्यादा शो करे? तो एक चीज आप ध्यान देगा कि कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंगर होता है देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आ जाइए लौट कर, ये हाइपर कंजुगेशन कैसे शो करेगा? तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो गया? ब्लर हो गया। चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ मौसम अभी ठीक है, धूप भी है। ठीक है, मेरे यहाँ मौसम अभी ठीक है और धूप भी है। एक दो मिनट इंतजार करिए, ठीक हो जाएगा। पानी तब तक आप लोग पी लीजिए। पानी पी लीजिए, रेड से येलो हो जाएगा। पानी पी लीजिए ना, आप लोग पानी उन्हें पीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आने लगा। चलिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लग गया था कि टाइम जो है 1-2 मिनट जाएगा, फिर आ जाएगा। चलिए मेरा वाइट हो गया था, अब सब कुछ आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सब अपने आप टाइम से हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी हमें देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है, डेली ये सब कुछ न कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट तो सीखते ही जाना है। यह एक कॉन्सेप्ट है जो आज के बाद ऑर्गेनिक में हम हर जगह यूज करेंगे। कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन हाइड्रोजन जब रहेगा, तो यहाँ पर देखिए कार्बन ड्यूटेरियम को हम यूज कैसे कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि हाइपर कंजुगेशन पहले सोचिए। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट इंडक्टिव से डोमिनेटिंग होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और रेजोनेंस यहाँ है नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से जब हम सोचे, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को टूटना होगा यहाँ, और यहाँ कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड को टूटना होगा। लेकिन कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है, तो जब थोड़ा मजबूत होता है तो रिलैक्टेंटली टूटेगा, हेजिटेंटली टूटेगा, और इसलिए जब ये रिलैक्टेंटली टूटेगा, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का जो एक्सटेंट है, बॉन्ड जब थोड़ा डिफिकल्टी से टूटेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन इसको डिफिकल्टी से मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज डिफिकल्टी से ना स्टेबलाइज होगा, तो ज्यादा इजीली कहाँ स्टेबलाइज होगा? पहले में आपको ज्यादा अच्छा से स्टेबलाइज होगा। पहले में आपको क्या होगा? ज्यादा अच्छा से स्टेबलाइज होगा। कार्बन हाइड्रोजन से कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इसलिए होता है क्योंकि आइसोटोप में जो हैवियर आइसोटोप होता है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। हैवियर आइसोटोप आपको हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो ये बॉन्ड आपको रिलैक्टेंटली डिफिकल्टी से टूटेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेगा, वो भी डिफिकल्टी से करेगा, इसमें मोर इजिली स्टेबलाइज करेगा। यानी कि पहला आपको ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से। क्लियर है अब? क्लियर है अब? चलिए एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक और कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है? डांसिंग रेजोनेंस में एक वेरी स्पेशल केस पढ़ना होता है हमें इसका। इसका हमें वेरी स्पेशल केस पढ़ना होता है, ठीक है?
इसमें क्या होता है कि this carbon is sp2 hybridized and all remaining 3 carbon are sp3 hybridized। sp3 होने के नाते यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री। लेकिन ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट की वजह से यहाँ पर एंगल कितना है? 60 डिग्री। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 50 डिग्री का लगभग 50 डिग्री का यहाँ पर एंगल स्ट्रेन मौजूद है। इस एंगल स्ट्रेन के कारण यहाँ पर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेन में होते हैं। और इस स्ट्रेन को ये रिलीज करना चाहते हैं। 60 डिग्री होने के कारण यहाँ पर एक स्ट्रेन डेवलप होता है और इस स्ट्रेन को ये लोग रिलीज करना चाहते हैं। तो इस स्ट्रेन को कैसे ये लोग रिलीज करेंगे? तो ये जो ऑर्बिटल है आपको, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो बॉन्डिंग हुआ है, इस बॉन्डिंग को थोड़ा सा ये लोग फैला लेंगे। मैं एक बड़ा डायग्राम दिखाता हूँ। इस बॉन्ड को ये फैलाना चाहता है। तो ये बॉन्ड होता कैसे है? फैलाने के बाद ऐसा हो जाता है। अभी ये कैसे बॉन्ड बने हुए हैं? ऐसे ये बॉन्ड बने। ठीक है, यही फैल जाता है और फैलने के बाद आपको ऐसे बन जाता है। ठीक है, होना चाहिए था यहाँ पर, चला कहाँ गया? यहाँ थोड़ा सा ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, समझ में आया ये चीज? है फैलना चाहता है ये, ताकि फैलेंगे तो एंगल मेरा 60 डिग्री से इंक्रीज कर जाएगा और एंगल मेरा 60 डिग्री से इंक्रीज कर जाएगा तो हम 109 डिग्री के क्लोजर आ जाएंगे। तो कुछ तो स्ट्रेन मेरा निकलेगा ना बाहर और हम थोड़ा स्टेबिलिटी को पा लेंगे। ठीक है, इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए यहाँ पर एक रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस का ही नाम दिया गया है डांसिंग रेजोनेंस। ये देखिए कैसे होता है। यहाँ जो आपका पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और यहाँ जो आपका ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ जो आपको थोड़ा टेढ़ा जो बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ जो आपको पी ऑर्बिटल है, इन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? यहाँ जो टेढ़ा वाला जो ऑर्बिटल है और यहाँ जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इन्हीं दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाता है। ठीक है, इसी को ऐसे दिखाया जाता है। अगर ये नीचे से हुआ तो ऐसे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे करके इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। ये हाईली स्टेबल होता है। इसका नाम दिया गया है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम दिया गया है इसको? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इसका
नाम दिया गया है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन इसका नाम दिया गया। इसका स्टेबिलिटी आपको इससे भी ज्यादा होता है, बेंजाइल कार्बोकटाइन से भी ज्यादा होता है। ये ज्यादा स्टेबल होता है इससे। और ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है इससे। ठीक है, ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इससे ज्यादा ये 2 करेंगे तो ये भी 2 ज्यादा स्टेबल होगा, ये 3 करेंगे तो ये 3 से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसमें एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये भी होता है कि आपका क्वेश्चन है लेफ्ट में तीनों में सबसे ज्यादा कौन? नीचे वाला, नीचे वाला, ठीक है। चूंकि इधर से भी स्टेबलाइज्ड होगा, इधर से भी और इधर से भी, तीनों में सबसे ज्यादा ही एक और ऑर्डर पूछा जाता है। ये कार्बोकटाइन है, ये कार्बोकटाइन है और ये कार्बोकटाइन। पूछा जाता है कि इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? आप ही लोग सोचकर बताइए। इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। इसका कारण क्या है? ठीक है, एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किस में है? इसमें है। एंगल स्ट्रेन जब सबसे ज्यादा इसमें है, एंगल स्ट्रेन जब सबसे ज्यादा इसमें है, तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग हुआ, एंगल स्ट्रेन जब सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसी में ना सबसे ज्यादा ऑर्बिटल उधर की ओर बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, तो उसी का ना ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा इसके साथ होगा। जब इसमें आते हैं तो एंगल स्ट्रेन सबसे कम है, तो क्या इसमें इस तरीके से बाहर की ओर ऑर्बिटल निकला हुआ ज्यादा होगा क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कम परेशान है, इसमें एंगल स्ट्रेन कम है। तो जब ये बाहर की ओर कम निकला हुआ रहेगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी कम होगी।
और इसके जरिए जो स्टेबलाइजेशन हमें मिलता है, इसके जरिए जो स्टेबलाइजेशन हमें मिलता है, वो भी क्या होगा हम लोग को? कम होगा। वो भी क्या होगा हम लोग को? कम होगा। ठीक है? ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है? अब आप लोग को आगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ना होता है। वो मैं 10 मिनट में तो नहीं सिखा पाऊंगा, वो मैं कर लूंगा। डिस्कशन का टॉपिक निकाल लिए, तो डिस्कशन का 10 मिनट करते हैं, जितना हो जाए आज। डिस्कशन में हम लोग को करना था सब्जेक्टिव में। पहले सब्जेक्टिव में आइए, बेसिक स्ट्रेंथ। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़े थे। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़े थे। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में इनका एंगल स्ट्रेंथ निकालना सीखे थे। हो गया। पीछे का थ्योरी रिवाइज रखिएगा तब ना। मैं तो पढ़ाने वक्त ये मान कर चलता हूँ कि पीछे का चीज आपको सब याद है, और मैं पढ़ाते रहता हूँ। आपको पीछे का चीज हमेशा ध्यान रखना होगा। पढ़ाए ना बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में इनका एंगल स्ट्रेंथ। चलिए, सेक्शन डी। सेक्शन डी सब्जेक्टिव। डी में D1। डी में D1। D2 का ए। ये तो डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ा दिए हैं। D2 का बी, ये भी डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। D2 का सी थ्योरी में नहीं हुआ, ये आप पूछ सकते हैं। D2 का सी। सब्जेक्टिव में चल रहे हैं। D2 का सी हो गया है। D3 सब्जेक्टिव में D3। सब्जेक्टिव में D4। D3 पूछा गया है। D3 दो तीन लोग पूछे हैं। देखिए D3 क्या कहता है। ये पहला नाइट्रोजन है, ये दूसरा है। हमसे पूछा गया है मोस्ट बेसिक कौन होगा। तो मोस्ट बेसिक वो होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। मोस्ट बेसिक वो होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है? और ऐसा अगर हम इस पर गौर करके देखें, इसको डायरेक्ट रेजोनेंस मिल रहा है। इसको डायरेक्ट रेजोनेंस मिल रहा है, यानी इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो बेस बेसिक स्ट्रेंथ में बेस बनाने में यूज नहीं ना होगा, ये तो एरोमेटाइजेशन में चला जाएगा। तो मोस्ट बेसिक आपको सेकंड होना चाहिए, क्योंकि इसका नाइट्रोजन रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। इसका एरोमेटाइजेशन में चला गया तो एरोमेटिक हो जाएगा। इसका रेजोनेंस में चला गया, इसके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है, इसलिए बॉन्ड पेयर रेजोनेंस में जाएगा और इसका बच जाएगा। D4। D4
सब्जेक्टिव में ही कुछ क्वेश्चन और था। सेक्शन F1, सब्जेक्टिव F1। यहां ध्यान रखें स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्गर एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म, स्ट्रॉन्गर बेस एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म। F1 बन गए। एक्सलेंट। F2, 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 F2 का कौन? C बता रहे हैं, और कोई? C एंड D। C में आप मुझे एक चीज बताइए, ये पायरोल है और ये पिरिडीन है। इसका लोन पेयर एरोमेटाइजेशन में चला गया ना, तो ये कम बेसिक होगा और ये ज्यादा बेसिक होगा। ये ज्यादा बेसिक है। आपको सी में जो रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस आप खुद देखिए, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ अभी सॉल्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये रिएक्शन चला जाएगा तब ना सॉल्ट फॉर्म में जाएगा, तो सी तो फिजिबल है। अब रहा डी का। डी में आपको क्या बैठा